वेलकम एवरीवन, वेलकम टू कुंडू एकेडमी। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हर एक का को बहुत जाना पहचाना टॉपिक है, वो है रेप्लिकेशन। ओके, अभी रेप्लिकेशन का 3 पार्ट होता है। पहला होता है इनिशिएशन, देन होता है इलोंगेशन एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन। ओके, सो एंड रेप्लिकेशन आपका प्रोकैरियोट में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी होता है। अभी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन में डिफरेंस है कुछ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो है मेनली प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड उसका भी इनिशिएशन के बारे में बात करेंगे। अभी इनिशिएशन में आपका क्या क्या आ जाएगा? इनिशिएशन में पहले आपका आ जाएगा ओलाइसी, जो कि है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद आ जाएगा आपका एंजाइम्स, जो कि इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन में। एंड थर्ड आपका आ जाएगा स्टेप्स की रेप्लिकेशन में। एक रेप्लिकेशन स्टार्ट होने में या कुछ डीएनए डॉटर डीएनए सिंथेसाइज होने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी एंजाइम्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है, और वैसे बहुत सारा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है लेकिन जो एंजाइम के बिना नहीं हो सकता है वो है पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरह का होता है, 1, 2 एंड 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपका रेप्लिकेशन करवाने के लिए। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है एंड उसके बारे में हम दूसरे दिन बात करेंगे। सो आज हम जो चीज़ के बारे में बात करेंगे वो एक तो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, स्टेप्स के बारे में, एंड जो एंजाइम होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो ओवरऑल के बारे में बात करेंगे। सो अभी देखते हैं कि प्रोकैरियोट के रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता कैसे है। तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन होने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसको हम ओराइसी साइट भी कहते हैं। अभी ओराइसी साइट का कुछ जो मेन फीचर है वो है कि आपका ओराइसी साइट 80 रीच होगा। 80 रीच क्यों होगा? क्योंकि जैसे हम सबको मालूम है एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड जो हेलिक्स होता है। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो एडेनिन और थाइमिन के बीच का जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी कम जरूरत होता है रेदर देन गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने से। एंड सो इसके लिए वो जो सीक्वेंस जहाँ से स्टार्ट होना है, स्टार्ट इजी होना चाहिए, तो स्टार्ट होने के लिए वो 80 डी सीक्वेंस होता है एंड वो सीक्वेंस करीब करीब आपका 245 बेस पेयर्स का होता है। एंड उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एरिया आता है वो है कि आपका 13 बेस पेयर का एक टैंडेम रिपीट्स की तरह आएगा जो 3 बार रहेगा, और जिसका 13 बेस पेयर या 13 जो सीक्वेंस होगा कॉन्जिक्यूटिवली वो कॉन्सेंसस रहेगा। इसका मतलब है कि आप किसी भी प्रोकैरियोट स्पीसीज को लेकर देंगे तो उसमें जो आपका 13 बेस पेयर का जो सीक्वेंस मिलेगा वो करीब करीब सेम मिलेगा। एंड और एक रीजन रहेगा जहाँ पे कि 9 सीक्वेंसेस का या 9 बेस पेयर का मिलेगा 4 बार। ओके, सो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। सो लेट्स एज्यूम
ये एक प्रोकैरियोट्स का डीएनए है। ओके, इसका इधर से ये वाला जो पोर्शन है, लेट्स एज्यूम कि ये 245 बेस पेयर का है एंड 80 ओराइसी साइड्स। अभी अगर इसको सिर्फ इस पोजीशन का हम देखें तो क्या देखेंगे कि इस पोजीशन का अगर व्यू ले तो हम देखेंगे कि इधर पे आपका सो एज यू कैन सी इधर पे 3 रिपीट्स है जो कि ईच 13 बेस पेयर का है। ये भी 13 बेस पेयर का है, ये भी 13 बेस पेयर का है, ये भी 13 बेस पेयर का है। एंड इधर पे जो 4 रिपीट्स है वो ईच 9 बेस पेयर का है। ठीक है, अभी इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है कि एक प्रोटीन रहता है डीएनए ए करके, ठीक है, डीएनए ए करके एक प्रोटीन रहता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को और ओराइज साइट को। तो वो क्या देख के रिकॉग्नाइज करता है? वो रिकॉग्नाइज करता है इस जो 9 बेस पेयर का 4 रिपीट्स है, इसको देख के वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ यही ओराइसी है। तो वो फिर जब उसको वो पोजीशन मिलता है तो वो उधर पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये क्या हुआ? एक डीएनए ए प्रोटीन का रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग साइट हुआ। सो दिस इज द डीएनए ए प्रोटीन्स रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग साइट। ओके, अभी इतना तक तो क्लियर है कि डीएनए इधर पे बाइंड करेगा। सो बाइंड करने का मतलब क्या होता है? सो लेट्स सी। सो अभी क्या होगा, इधर पे जो 9 बेस पेयर के रिपीट्स है उस पे डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करेगा। ये जब डीएनए ए प्रोटीन जब आके बाइंड करेगा तब क्या होगा कि जो डीएनए है वो रैप हो जाएगा। ऐसे रैप हो जाएगा किसके इर्द? डीएनए ए प्रोटीन के इर्द। अभी जब डीएनए प्रोटीन रैप होगा, सो क्यों रैप होगा? सो लेट्स अज्यूम आपके पास एक स्ट्रेच ऑफ स्ट्रिंग है या जो इस पोजीशन से इस पोजीशन में पूरा बंधा हुआ है। अभी अगर कुछ चीज इसके थोड़ा सा पोजीशन में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? इसका टेंडेंसी रहेगा इधर से ये ऐसे दब जाने का, ऐसे टेंडेंसी रहेगा। तो वही डीएनए के केस में भी होगा कि वो उसके इर्द गिर्द रैप हो जाएगा। अभी ऐसे जो डीएनए रैप हो गया, ये तो डीएनए का नॉर्मल कंडीशन नहीं है। उसका कंडीशन क्या था कि सीधा ऐसे रहना था। तो अभी इस रैप के वजह से इसके बगल में जो पोजीशंस है उस साइड पे स्ट्रेन आएगा। तो उस स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए क्या होगा? इधर पे आपका जो 13 बेस पेयर्स का जो रिपीट्स था, जो कि सारा का सारा 80 रीच था, तो उसके बीच में भी दो स्ट्रैंड के बीच में भी अगर 80 रीच होगा तो उसके बीच में भी आपका पकड़ नाजुक होगा। तो इस स्ट्रैंड को रिलीज करने के लिए इस पोजीशन से तब डीएनए ओपन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ओपन होना स्टार्ट होगा एंड इधर पे आपका चला आएगा डीएनए ए बाइंडेड। तो इधर पे ओपन हो गया। अभी जब इधर पे एक बाबल स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ तो अभी इस पोजीशन में और जो सब एंजाइम्स है जो कि नेसेसरी है रेप्लिकेशन के लिए, वो आके इस पे अभी काम कर पाएगा। ये अब उस सारे एंजाइम्स के लिए एक्सेसिबल रीजन हो गया। ठीक है, सो डीएनए ए एंड ये सारा जो रिपीट्स था उसका ओरिजिन ऑफ साइट का यही काम था। अभी जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। ठीक, सो अभी जो एंजाइम्स यूज होते हैं रेप्लिकेशन में, वो आपका पहला आता है डीएनए, जो कि हम देखा कि ये क्या करता है, 9 बेस पेयर्स का जो 4 रिपीट्स होता है उसको वो रिकॉग्नाइज करता है ओडीसी साइट पे। ओके, सो इसका बेसिकली काम क्या हो गया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करना। अभी डीएनए बी क्या है? डीएनए बी है हेलिकेस एंड डीएनए सी क्या है? डीएनए सी है आपका हेलिकेस लोडर। अभी ये चीज देखते हैं कि क्या है। अभी तो आपका
लेट्स अज्यूम इस जगह पे ओपन हुआ था हम लोगों को डीएनए, एंड इधर पे कहीं पे आपका डीएनए बाइंड हो, ठीक है। अभी सिर्फ इस जगह पे तो रेप्लिकेशन होके नहीं रहेगा, तो रेप्लिकेशन तो पूरा का होना है, जो होल डीएनए है उसका होना है, इधर भी होना है, इधर भी होना है, एंड इसके बाद भी जो है उस पे भी होना है, एंड उस साइड के बाद पे भी जो है उधर भी रेप्लिकेशन होना है। सो इसको छोड़ के दो साइड में जो और जो रीजन है उसको ओपन करने के लिए हेलिकेज आता है, ठीक है। ये रहा आपका डीएनए बी, एंड हेलिकेज को लाता है जो उसका नाम है आपका डीएनए सी। अभी ये हेलिकेज क्या करेगा, ये हेलिकेज ऐसे रन होगा, ठीक, एंड इस स्ट्रैंड को और रीजन को ओपन करता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आता है आपका एसएसबी। एसएसबी क्या होता है कि एसएसबी होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी इसका नेसेसरी क्या है, इस डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि हेलिक्स फॉर्म करना। ऐसा एक स्ट्रैंड है, ऐसा एक स्ट्रैंड है, उसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखेंगे तो क्या होगा, इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि ये हेलिक्स फॉर्म कर जाए। अभी हम लोग इतना सारा ताम झाम करके दो स्ट्रैंड को अलग कर रहे हैं, ठीक। अभी जब हेलिकेज इधर पहुंच जाएगा, सपोज हेलिकेज इधर पहुंच गया एंड इतना सा पोजीशन ओपन हो गया, ठीक है, इधर पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, सो इसका टेंडेंसी रहेगा कि ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे एंड हेलिक्स बन जाए। तो उसी को रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ईच स्ट्रैंड करीब करीब 60 के आसपास बाइंड करता है ताकि वो ओपन रहे, कि ताकि प्राइम इसके बाद का जो एंजाइम्स है वो आ सके एंड उसका काम कर सके। सो अभी उसका बाद का जो एंजाइम्स है वो क्या करेगा, ये है गाइडेस। अभी गाइडेस क्या करता है कि गाइडेस एक्चुअली गाइडेस है 2'-आइसोमेरेज 2। अभी गाइडेस क्या करेगा, इधर पे जो स्ट्रैंड ओपन हो रहा है उसका स्ट्रेस तो आगे और पीछे बढ़ रहा है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो सुपर कॉइलिंग ऐड करेगा, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेस जो इधर पे बन रहा है बेसिकली, अगर मैं लिंकिंग नंबर बोलूँ, लिंकिंग नंबर बेसिकली क्या होता है कि डीएनए ऐसे रहता है, ठीक है। अभी एक पोजीशन में क्रॉस हुआ, एक पोजीशन में, 4 पोजीशन में क्रॉस हुआ, एंड अगर कभी कभी डीएनए ऐसा भी रहता है कि डबल हेलिक्स ऐसे भी रहे, ठीक। इसको कहते हैं हम ट्विस्ट पोजीशन, जहां पर दो स्ट्रैंड ने ट्विस्ट किया है, एंड इसको बोलते हैं वीक पोजीशन। तो लिंकिंग नंबर बेसिकली ट्विस्ट पोजीशन का नंबर एंड वीक पोजीशन का नंबर एडिशन करके जो नंबर आता है उसको लिंकिंग पोजीशन बोला जाता है। तो वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए, तो उसी को मेंटेन करने के लिए 2'-आइसोमेरेज 2 या गाइडेंस आता है ताकि वो स्ट्रेन रिलीज हो जाए, डीएनए में कुछ तकलीफ ना आए, ठीक। एंड अभी प्राइमेस आएगा, तो प्राइमेस क्या होगा बेसिक, सो प्राइमेस क्या करेगा, प्राइमेस इधर पे जो ओपन हुआ है दो स्ट्रैंड उसके अगेंस्ट में आरएनए बेसिस को ऐड करेगा। तो क्या ऐड करेगा, प्राइमेस बेसिकली आरएनए प्राइमर बनाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, हम लोग को डीएनए का जरूरत है, अभी आरएनए प्राइमर का क्यों जरूरत आ रहा है। तो बेसिकली रेप्लिकेशन आपका होता है बोथ साइड पे होता है, ठीक है। ऐसे रेप्लिकेशन बाबल्स हुआ है, अभी इसका इस साइड पे भी रेप्लिकेशन होगा, इस साइड पे भी रेप्लिकेशन होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड को पकड़ के चले, ओके, सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड को पकड़ के चले, तो मैं लैगिंग स्ट्रैंड को बाद दे रहा हूँ, इसी होगा समझने में। तो इसका ऐसे एक तरफ से लीडिंग होता है और दूसरे का ऐसे लीडिंग होता है, ठीक, लीडिंग स्ट्रैंड चलता है, एंड ऑपोजिट में जो है वो लैगिंग होता है। सो हम लैगिंग में नहीं जाएंगे, अगर हम सिर्फ लीडिंग का कंसीडर करें तो लीडिंग में इधर पे प्राइमेस आके आरएनए प्राइमर ऐड करेगा, बेसिकली आरएनए बेसिस ऐड करेगा। अभी आरएनए बेसिस का दरकार इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अगर पिछले कुछ
डीएनए बेसिस रहा एंड उसका अगर वो 3 प्राइम OH रहा, तब जाके वो नया कुछ बेस ए हो, टी हो, जी हो, सी हो, चारों में से कुछ एक ऐड कर सकता है। लेकिन जब कुछ भी नहीं रहेगा, अगर सपोज इधर पे आरएनए प्राइमर नहीं रहे, तब जाके जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कुछ भी बेस ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी बेस ऐड करेगा उसका 5 प्राइम का जो फॉस्फेट होगा वो फ्री रहेगा। सो वो वैसे स्टेबल नहीं होगा, तो वो ऐड कर नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को प्राइमेस का जरूरत होता है। प्राइमेस आके इधर पे आरएनए बेसिस ऐड करता है एंड उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आता है एंड वो फिर डीएनए बेसिस को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करके जो डॉटर स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करता है। ठीक, अभी नेक्स्ट अज्यूम, अभी हम लोग को जो फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए कि 2 डीएनए चाहिए। मतलब इधर पे जो होगा वो सारा का सारा हम लोग को डीएनए डीऑक्सीराइबोस बेसिस चाहिए। तो डीऑक्सीराइबोस बेसिस अगर चाहिए तो इस जो प्राइमेस ने जो आरएनए प्राइमर को ऐड किया है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए जो आते हैं वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, अभी डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास क्या प्रॉपर्टी है? डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी दिखा सकता है। तो अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाएगा, मतलब हम लोगों को पता है कि रेप्लिकेशन होना है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होगा। सो उसके मतलब क्या हुआ कि इस पोजीशन 5 प्राइम हुआ एंड एक पोजीशन 3 प्राइम हुआ, एक पोजीशन 5 प्राइम हुआ एंड एक पोजीशन 3 प्राइम हुआ। एंड अभी इधर पे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 के बदले और भी एंजाइम्स है जो कि आपका आरएनए को च्यू कर देते हैं। अगर डीएनए और आरएनए हाइब्रिड रहे तो उसको च्यू कर देते हैं, जैसे आपका आरएनएज एच फेन 1 जो कि यूकैरियोटिक में यूज होता है। सो इस पोजीशन को वो रिमूव करता जाएगा। अगर इस पोजीशंस को आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देगा तो क्या होगा, इस पोजीशंस में गैप का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, गैप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो उस गैप को फिल करने के लिए क्या करेगा, उस गैप को फिल करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के पास भी पॉलीमरेज प्रॉपर्टी है, वो इसके लिए नाम उसका भी बड़ा पॉलीमरेज। तो लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेच तक आपका डीएनए बेसिस ऐड नहीं कर सकता है, स्मॉल स्टेजेस तक ऐड कर सकता है, तो उसका प्रोसेसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 तक इस पोजीशन में जितना तक प्राइमर था उस सब जगह में डीएनए बेसिस को ऐड करेगा। डीएनए बेसिस को ऐड करेगा। मैं इसको साफ कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। अभी क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज 1 आके जितना पोजीशन में प्राइमर था उस पोजीशन में प्राइमर के बदले या आरएनए बेसिस के बदले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड किया। अभी अगर आप लोग ध्यान दोगे तो क्या है कि इस साइड पे ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है रेप्लिकेशन। अभी इस साइड पे गैप रह जा रहा है। जो गैप क्या है कि जो गैप है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ऐड किया गया जो लास्ट बेस है एंड पॉलीमरेज 3 के द्वारा ऐड किया गया जो फर्स्ट बेस है, पॉलीमरेज 3 के द्वारा ऐड किया गया फर्स्ट बेस है एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ऐड किया गया लास्ट बेस। ठीक है, इस पोजीशन इसके बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि होता है 3 प्राइम OH और आपका 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में, वो फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि वो फॉर्म डीएनए पॉलीमरेज कर नहीं सकता है, उसके पास वो प्रॉपर्टीज नहीं है। तो उसी बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए फिर आता है लाइगेज आके क्या करेगा, इस पोजीशन में जितना भी पोजीशन में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होना बाकी है उस सब पोजीशन में वो बॉन्ड कंप्लीट कर देगा। सो अगर कंप्लीट कर देगा लाइगेज आके तो क्या होगा, इधर से इधर पूरा का पूरा एक डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा एंड इधर से इधर भी पूरा एक डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा। तो पहले क्या हुआ कि प्राइमेस आके आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज किया,
ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 आके उस पोजीशन को फर्दर ले जाके रेप्लिकेट कर सके, ज़्यादा से डीएनए बेसिस को ऐड कर सके। तो वो किया। फिर क्या प्रॉब्लम आया कि जो प्राइमर्स है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आया। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करके वो प्राइमर को हटा सका एंड उस पोजीशन को वो फिल भी कर सका क्योंकि उसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है। ओके, तो उसको फिल किया, लेकिन वो एक काम नहीं कर पाया जो कि दोनों बेसिस के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करना। तो उसके लिए बाद में क्या आया, उसके लिए बाद में आया आपका लाइगेज आके वो भी कंप्लीट किया। तो पूरा का पूरा जो डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ 4C डाइऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट किया। ठीक है, अभी हम एक बार स्टेप्स में देख लेते हैं तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो स्टेप्स में पहले क्या हुआ कि पहला स्टेप था क्या कि डीएनए ए प्रोटीन आके 9 मार्स जो 4 रिपीट्स था उस पर बाइंड करेगा। सो उसके बाइंड करने की वजह से क्या हुआ, 13 मार जो 3 रिपीट था वो बाबल फॉर्म किया। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया आपका डीएनए सी जो कि हेलिकेस लोडर है। वो साथ में क्या लाया, डीएनए बी को लाया जो कि हेलिकेस है। इसने क्या किया, इसने बबल को जो बबल फॉर्म हुआ था उसको इलांगेट किया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया एसएसबी प्रोटीन जो कि क्या किया, स्टेबलाइज किया बबल्स को। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया आपका प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज ने क्या किया, प्राइमर सिंथेसाइज किया। वे प्राइमर सिंथेसाइज कैसे किया, जो लीडिंग स्ट्रैंड था उस पे एक बार ही किया एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड था उसमें मल्टीपल टाइम्स किया। अभी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 आके क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज 3 आके डॉटर स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ आपका प्राइमर रिमूवल। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 1 इधर, वो आके क्या किया कि प्राइमर रिमूवल की वजह से जो गैप हुआ है उसको फिल किया। गैप फिलिंग बाय डीएनटीपीस इन प्राइमर रीजन। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद आया आपका लाइगेज। लाइगेज आके क्या किया, लाइगेज आके किया जो 3 प्राइम OH DNTP OH 3 प्राइम DNA और 1 के द्वारा सिंथेसिस हुआ एंड DNTP फॉस्फेट 5 प्राइम जो कि DNA पॉलीमरेज 3 के द्वारा सिंथेसिस हुआ। इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। सो अभी इतना ही स्टेप्स होता है डीएनए रेप्लिकेशंस में। एंड उसके बाद जो आता है वो सिर्फ इलांगेशन होता है। इलांगेशन मतलब आपका डीएनए बी जो है, डीएनए बी जो एंजाइम है वो आगे बढ़ता जाएगा एंड पीछे वाला जो बबल है जिधर पे सिंथेसाइज हो गया है, ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, वो फिर ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, वो फिर ज्वाइन कर जाएगा एंड उसके बाद जो होगा वो है ये सब प्रोसेस चलेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस फिर रिपीट होगा। उसके बाद आएगा आपका टर्मिनेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट।